हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना दोस्त रणजीत सिंह मांझी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। और आज फिर एक नई कक्षा के साथ और टॉपिक के नए बिंदु के साथ में मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबके लिए। और आज की कक्षा में मैं वर्ण विचार के अंतर्गत चर्चा करूंगा व्यंजन वर्णों पर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आरंभ करते हैं आज की इस शानदार कक्षा को। तो चलिएगा, बढ़ते हैं वर्ण विचार के पार्ट 5 की तरफ। वर्ण विचार का जो अगला पार्ट है वह शुरू होगा आपके व्यंजन वर्ण से। पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हमने वर्ण से आरंभ किया। वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण की परिभाषा, ध्वनि की परिभाषा, वाग्यंत्र अवयवों की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर वर्णों का वर्गीकरण पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्णों पर। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों की परिभाषाएं मैंने एक साथ आपके लिए कंप्लीट करवाई हैं। फिर भी यहाँ पर मैं व्यंजन वर्ण की परिभाषाओं को रखते हुए व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आरंभ करता हूं। सबसे पहली बात आती है कि व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं। याद रहे, अवरोधात्मक रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण ही व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो ध्वनि या वायु है उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न आ जाए, बाधा उत्पन्न होती है, झटके के साथ उच्चारण होता है। जो ध्वनि या वायु है वो मुख के अंदर थोड़ा सा रुक कर बाहर निकलती है, उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। जब अवरोध की बात आई तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि विवर्ण, जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अंदर थोड़ा सा रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है।
अब बात आगे करते हैं व्यंजन वर्ण की और परिभाषा। जैसे आप जानना चाहो तो मैं लिख सकता हूं कि वी वर्ण जिनके उच्चारण या लेखन में स्वर वर्णों की मदद ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे अभी आप बोलोगे कै। अब कै बोलने में आप एक ध्वनि सुनोगे ए की। कै के साथ किसकी ध्वनि शामिल हो जाती है? ए की ध्वनि शामिल हो जाती है। या ये कह दिया जाए आश्रित रूप से उच्चरित होने वाले उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उक्त परिभाषाओं के बाद में अब हम चर्चा करते हैं कि व्यंजन वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रहे व्यंजन वर्णों को हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। और याद रहे ये संख्यात्मक 33 होते हैं। ये तो चर्चा थी अपनी व्यंजन वर्ण की परिभाषाओं पर, और वास्तविकता में अब हम व्यंजन वर्णों को करेंगे आरंभ। और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे स्थान की विविधता के आधार पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे रचना या बनावट के आधार पर। तत्पश्चात हम प्रयत्न के आधार पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार पुनः इनको रिवाइज करते हैं कि व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं। अवरोधात्मक रूप से यानी अवरोध के स्वरूप में जिनका उच्चारण हो उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। अवरोधात्मक रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण ही व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु मुख के अंदर थोड़ा सा रुककर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। या जिन वर्णों को भाषा में बोलने के लिए या लिखने के लिए उच्चारण में या लेखन में स्वर वर्णों की मदद ली जाती है उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तथा आश्रित रूप से, क्योंकि जब ये स्वरों की मदद से बोले जा रहे हैं या स्वरों की मदद से इनका उच्चारण हो रहा है तो ये स्वरों पर कैसे हो जाते हैं? आश्रित। तो आश्रित रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना इन्हें हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये संख्यात्मक होते हैं 33। और अब बात आती है नेक्स्ट व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण।
व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जो यहाँ चर्चा करेंगे, नंबर एक, स्थान की विविधता के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण रहेगा हमारा, स्थान की विविधता के आधार पर। और स्थान की विविधता के आधार पर नंबर एक हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। आइए चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन पे। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना या महसूस करना। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना या महसूस करना। याद रहे, इसका अर्थ क्या होगा? अब छूना किसको? जब हम व्यंजन वर्णों में से कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण करें तो हमारी जिह्वा या मुख से निकलने वाली वायु मुख के अंदर के किसी एक वाग् यंत्र अवयव का क्या करती है? स्पर्श करती है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पुनः सुनिएगा, दोबारा सुन ले कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या मुख से निकलने वाली वायु मुख के अंदर के किसी एक वाग् यंत्र अवयव, किसका? वाग् यंत्र अवयव का। और मुख के अंदर के जो वाग् यंत्र अवयव होते हैं ये होते हैं 5। नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत और नंबर 5 ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि में से किसी एक का स्पर्श करते हुए बाहर आए तो उसको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा यानी हमारी जीभ या जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों के द्वारा जो वायु छोड़ी जाती है, ये वायु मुख के अंदर के किसी एक वाग्यंत्र अवयव कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि में से किसी एक का स्पर्श करें तो उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, इसके अंतर्गत कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। कहां से कहां तक के? तो कैसे मैं तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे मैं तक के वर्णों को। कै, खै, गै, घै,
अंग, इसके बाद चय, छय, जय, झय, इया। अगले वर्ण होते हैं टय, ठय, डय, ढय, अणय। टय, ठय, डय, धय, नय, पै, फै, बै, भय और मैं। तो कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम जब इनका उच्चारण करते हैं, जब भी आप कैसे लेकर के और घ तक उच्चारण करोगे, कै, ख, ग, घ, या चय, छय, जय, झय, या आपके टै, ठय, डय, ढय, तै, थै, दै, धय, पै, फै, बै, भय, इनके उच्चारण में जो निकलने वाली ध्वनि या वायु है वह मुख के माध्यम से बाहर आती है। लेकिन जब आप इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हो, इन 5 वर्णों का उच्चारण आप करोगे, अंग, इय, अण, न, म, कै, ख, ग, घ, मुख के अंदर से अंग, नासिका, अंग, चय, छय, जय, झय, इय, टै, ठय, डय, ढय, अणय, तै, थै, दै, धय, नय, पै, फै, बै, भय, मैं। इन 5 वर्णों का उच्चारण नासिका के माध्यम से हो रहा है, और नासिका के माध्यम से उच्चारण होने के कारण इनको अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसे अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है, और ये होते हैं संख्यात्मक 5, अंग, इय, अण, न, म। अब एक बात और, ये जो 3 वर्ण हैं, ये वाले 3 वर्ण हैं, आपने जब छोटी कक्षाओं में इन तीनों को पढ़ा होगा तो अधिकतर हमारे गुरुजनों ने इनका उच्चारण छोटी कक्षाओं में, जब हम एकेडमिक पढ़ते हैं तो इनका उच्चारण करवाया होगा, अणा खाली, अणा खाली, अणा खाली। इन तीनों वर्णों का उच्चारण जो करवाया होगा आपसे, वो करवाया होगा क्या, अणा खाली, अणा खाली, अणय खाली। लेकिन जो कवर्ग का 5वां वर्ण है उसका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण अंग होता है, अंग। चवर्ग का जो 5वां वर्ण है उसका उच्चारण इया होता है, और टवर्ग का जो 5माक्षर है उसका उच्चारण अणय होता है। अब इनको अणय खाली क्यों बुलवाया? देखिए, बाकी के जितने भी वर्ण हैं आपके कै, ख, ग, घ या चय, छय, जय, झय, टै, ठय, डय, ढय, तै, थै, दै, धय, नय, पै, फै, बै, भय, मैं, ये प्रत्येक जो वर्ण है यहाँ पे, ये शब्द का आरंभिक वर्ण बनकर के प्रयुक्त हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आपने इन 3 वर्णों से, अंग, य, न से, अंग, य, अणय से आपने शब्द की शुरुआत होते हुए नहीं देखी होगी। इनको शब्द का पहला वर्ण के रूप में इनका प्रयोग होते हुए नहीं देखा होगा। ये सदैव मध्य में या अंत में प्रयुक्त होते हुए आपने देखे होंगे। इसलिए, क्योंकि आप जैसे बोलते हो, देखिए बिल्कुल छोटी कक्षा के स्तर पे बात करता हूं, आप जब पहली दूसरी में पढ़ते थे तो आप बोलते थे का कबूतर, खा खरगोश, ऐसे आप बोलते थे। यहां भी आपने बोला ना नल, मां मछली, लेकिन अंग के लिए किसी शब्द का आरंभिक वर्ण प्रयुक्त नहीं हुआ, इया के लिए नहीं हुआ और अणय के लिए नहीं हुआ। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं मोहन, ऐसे अणय से शुरुआत होने वाले शब्द नहीं हैं, यानी ये तीनों वर्ण शब्द के आरंभ में प्रयुक्त तो नहीं होते हैं। इसलिए बचपन में हमसे इनका एक ही उच्चारण करवा दिया गया, अणय खाली, लेकिन इनका शुद्ध उच्चारण होता है अंगा या ना, अंगा या ना, मा। आइए अब बात करते हैं हम
कि जिस वर्ण से वर्ग की शुरुआत होती है, जिस वर्ण से वर्ग की शुरुआत होती है उसे चरवर्ण कहा जाता है। और वर्ग की शुरुआत किन वर्णों से होती है? इन 5 वर्णों से आपके वर्ग की शुरुआत होती है। अब बात यह आ जाती है कि भाई वर्ग किसको कहा जाता है, वर्ग किसे कहा जाए, तो चलिए वर्ग पे भी बात करते हैं। वर्ग का मतलब समूह होता है, और समूह किनका होगा? यहाँ वर्णों का समूह होगा। जैसे यहाँ पे अपन कैसे लेकर के और अंगे तक के 5 वर्ण हो गए। इन 5 वर्णों का जो समूह है, अब उसको क्या नाम दें और क्या परिभाषा हो? अभी आपके लिए एक लाइन में ऐसे दे दिया जाए कि मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का समूह, ऐसे प्रश्न दिया जाता है आपके लिए। मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का समूह वर्ग कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे ये कैसे लेकर के और आपके कहाँ तक, अंगे तक, ये जो वर्ण हैं ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? कंठ से। अकुए विसर्जिया नामः कंठः, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अच्छा जी, ऐसे ही आपके ये वाले जो वर्ण हैं ये आपके कहाँ से? इचु यसानाम तालु, इनका उच्चारण तालु से होता है। इधर यहाँ पे बात करते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। इधर यहाँ इनकी बात की जाए ऋतु लसानाम दंता, तो इनका उच्चारण दंत से होता है। और उपरिमानः ओष्ठा, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्ग पर। तो वर्गों की संख्या हो गई 5। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब ध्यान दें, मैंने कहा जिस वर्ण से वर्ग की शुरुआत होती है उसको चरवर्ण कहते। तो कैसे लेकर के अंगे तक वाले समूह की शुरुआत किससे हो रही है? कैसे तो कवर्ग, जैसे चवर्ग, तैसे टवर्ग, तैसे तवर्ग और पैसे पवर्ग। ये आपके 5 वर्ग हो गए। अब बात आती है कि उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्णों को कितने भेदों में बांटा जाता है? याद रखना, उच्चारण के दृष्टिकोण से या उच्चारण के आधार पर पिछले रीट परीक्षा के अंतर्गत ये पूछा भी जा चुका है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो आइए इस पे भी चर्चा करें। उच्चारण के आधार पे 5 भेद होते हैं। जैसे यहाँ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अभी मैं आपको बता भी रहा था कि आपके कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अकुए विसर्जिया नामः कंठः, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चवर्ग इचु यसानाम तालु, ये आपके तालु से उच्चरित होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा, आपका जो टवर्ग है वो मूर्धा से उच्चरित है। ऋतु लसानाम दंतः, तवर्ग दंत से है। और उपरिमानः ओष्ठा, ये आपके ओष्ठ से उच्चरित है। अभी प्रश्न का उत्तर नहीं निकला है। प्रश्न ये था कि उच्चारण की दृष्टि से जो आपके व्यंजन वर्ण हैं उनके भेद कितने होंगे। तो अभी तो वर्ग के उच्चारण स्थान मैंने आपको बतलाए हैं
कि जो 5 वर्ग हैं वे 5 वर्ग 5 वाग्यंत्र अवयवों कहाँ से, कंठ से, तालु से, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से उच्चरित तो होते हैं। अब जो वर्ण कंठ से उच्चरित होता है, याद रखना, जो कंठ से उच्चरित होता है, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाएंगे कंठ्य। तालु से उच्चरित होने वाले कहलाते हैं तालव्य और मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं मूर्धन्य और आपके दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण, दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं आपके दंत्य तथा ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं ओष्ठ्य वर्ण। तो जो आपका प्रश्न था अब उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है कि उच्चारण के दृष्टिकोण से या उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद 5 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आइए बात करते हैं। नंबर 1 होता है कंठ्य वर्ण, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत्य और 5वां ओष्ठ। आपके मन में एक और बात यहाँ पे चल रही होगी कि सर अभी आपने कहा था कि ये जो वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां अंगे, इये, अणे, ने, में, ये तो आपने नासिका से बताए थे और अब आप इन सबको वर्गों के उच्चारण स्थान पे शामिल कर रहे हो, कंठ, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ में शामिल कर रहे हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि जब स्वतंत्र उच्चारण की बात आती है तो पहली प्राथमिकता इन सब के लिए, याद रखना, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का जब उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो पहली प्राथमिकता आप नासिका को दें और नासिका यदि विकल्प में ना हो तो वर्ग के उच्चारण स्थान को दिया जाना चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे हम रखते हैं कि आपके जो कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण हैं, याद रखना, कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को हमने 5 वर्गों में यहाँ पे बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है भाई? 5 वर्गों में बांटा है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को वर्गों के तहत पढ़े जाने के कारण, कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को वर्गों के तहत पढ़े जाने के कारण स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इन्हें किस नाम से? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और जब आपसे पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या ऐसे आपसे पूछ लिया जाए वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है ऑप्शन ए 20, 25, 16, इनमें से कोई नहीं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो वर्गीय व्यंजन आपको वर्गों का पता है, वर्ग 5 हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, टोटल कितने हो गए? 25। आपका राइट आंसर रहेगा क्या? 25 आपका राइट आंसर होगा। अब यदि वो आपसे पूछता यहां वर्गीय ना दे करके आपके लिए लिखता स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तब भी आपका जवाब क्या रहेगा? 25 रहेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसे देता है आपके लिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होगी, ऑप्शन वही रख देते हैं पहले वाले, 20, 25, 16, इनमें से कोई नहीं। अंतर देख लीजिए क्वेश्चन का कि जब आपसे पूछ रहा है वर्गीय व्यंजनों की संख्या तो जवाब 25 रहेगा, जो स्पर्श व्यंजन है वही आपके वर्गीय व्यंजन है, तब भी जवाब क्या रहा?
25 आपका जवाब रहा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, स्पर्शी, वास्तविक स्पर्शी। तो एक बार वापस चलेंगे इसके जवाब को जानने के लिए। यहां पर ये जो 5 वर्ण हैं, अंगा, या, ना, मा, स्पर्श व्यंजन क्या कहता है कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु मुख के अंदर के किसी एक वाग्यंत्र अवयव का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। लेकिन अंग, न, में इनके उच्चारण में नासिका का सहयोग मिल रहा है, तो इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नासिका से। तो ये मुख के अंदर से उच्चरित नहीं हुए। और इनके अलावा आप याद रखना, ये जो आपके 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण कौन कौन से, च, छ, ज, झ, जब आप इनको पढ़ोगे आगे चल के तो स्पर्श के साथ साथ इनमें क्या है, संघर्ष की अधिकता भी होती है। तो ना तो ये वास्तविक स्पर्शी होते हैं, ना ये संघर्षी होते। इनको स्थान की विविधता के आधार पर हम एक और नाम से पढ़ेंगे। इन वर्णों को किस नाम से पढ़ा जाएगा, स्पर्श संघर्षी के नाम से। स्पर्श संघर्षी के नाम से इनको पढ़ेंगे और 5 हो जाएंगे आपके नासिक। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, 5 लैस हुए बचे 20। ये 5 कौन से, जो आपके नासिक व्यंजन थे, ये लैस होते हैं। 20 में से फिर 4 और लैस होते, 4 कौन से हैं, आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं आपके, तो च, छ, ज, झ। इनको लैस करने पे जो वास्तविक स्पर्शी व्यंजन हैं वो होते हैं आपके 16। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की व्यंजन वर्ण की परिभाषा पर और वर्गीकरण को आरंभ किया। नंबर 1, स्थान की विविधता के आधार पर हमने पढ़ा। स्थान की विविधता के आधार पर हमने स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत जितनी भी बातें थी उनको अच्छे से आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद और विश्वास है मुझे आप पे कि आप निश्चित ही कक्षा को लाइक शेयर करेंगे। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन तक हमारी हर वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों यहाँ पे कंटेंट की हर क्लास आपके सामने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना स्नेह, अपना लाड प्यार, आप मेरे प्रति जो भाव रखते हो वह कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बतलाएंगे। तो दोस्तों कक्षा को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे अपनी बात बताते रहिएगा। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आज की इस कक्षा को यहाँ पे विराम देता हूँ। व्यंजन वर्ण के नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन आदि सबको विस्तृत रूप से इसी प्रकार एक एक छोटी से छोटी बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं अगली वीडियो के माध्यम से आप तक हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूं विदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।